गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। देश में लखनऊ के शिक्षण संस्थानों की बेहतर तस्वीर सामने आई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश में 11वां स्थान हासिल किया। वहीं भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM लखनऊ ने देश के चौथे बेहतरीन प्रबंधन संस्थान का खिताब बरकरार रखा है। केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय की ओर से नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2020 जारी की गई। इसमें 1667 शिक्षण संस्थानों ने भाग लिया था। मेडिकल शिक्षण संस्थानों की श्रेणी में SGPGI का दबदबा है, वह देश में 5वें पायदान पर है। वहीं किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय देश में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। विधि शिक्षण संस्थान के वर्ग में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय इस बार 11वें स्थान पर है, जबकि 2019 में यह 14वें पायदान पर था। बेहतरीन संस्थानों में IIT मद्रास पहले, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु दूसरे व IIT दिल्ली तीसरे नंबर पर रहे। विश्वविद्यालयों में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU को तीसरा स्थान मिला है। तमिलनाडु में मेडिकल दाखिलों में अखिल भारतीय कोटा में OBC आरक्षण की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि पार्टियां इस मामले में उच्च न्यायालय जाने को आज़ाद हैं। न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव की पीठ ने याचिकाकर्ता राजनीतिक दलों से कहा कि अनुच्छेद 32 केवल उनके लिए उपलब्ध है जिनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। आरक्षण लेना मौलिक अधिकार नहीं है। तमिलनाडु के राजनीतिक दलों ने नीट परीक्षा में ऑल इंडिया कोटा के तहत स्नातक, PG और डिप्लोमा मेडिकल सीटों में OBC के लिए राज्य के कानून के अनुसार 50% कोटा लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सत्तारूढ़ अन्ना DMK, विपक्षी दल DMK, MDMK के वाइको, तमिलनाडु कांग्रेस, CPI, CPM व PMK अंबुमणि रामदास ने याचिकाएं दाखिल की थी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच गुरुवार को राहत भरी खबर आई। सीरो सर्वे की रिपोर्ट पेश करते हुए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने दावा किया कि देश में कोरोना का सामुदायिक संक्रमण नहीं शुरू हुआ है, पर खतरा कायम है। ICMR के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव और नीति आयोग सदस्य डॉक्टर VK पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि WHO ने सामुदायिक संक्रमण का कोई पैमाना तय नहीं किया है। सीरो सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक देश में 30 अप्रैल तक 0.73% आबादी संक्रमित थी। यह दर बहुत कम है, लेकिन अब बड़ी आबादी पर खतरा बना हुआ है। शहरी कंटेनमेंट जोन में असर ज़्यादा है। सीरो सर्वे के पहले हिस्से में सामान्य आबादी के ये नतीजे हैं। कंटेनमेंट जोन में सर्वे जारी है। जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम का उल्लंघन कर गोलाबारी करने का भारत ने गुरुवार को करारा जवाब दिया। बताया जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाक सेना की चौकियां तबाह कर दी। ANI ने बताया कि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की ओर से सीमा पर गोलीबारी की जा रही है। राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर भारतीय जवानों ने इस कार्यवाही का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुँचा है। NIA ने बताया कि पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि भारतीय सेना ने जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तानी सेना की 9 चौकियों को तबाह कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए कड़े निर्णय और साहसिक निवेश की ज़रूरत है। कोरोना से लड़ने में दूसरे संकट भी आ रहे हैं। ऐसे में एकजुटता और इच्छा शक्ति राष्ट्र की बड़ी ताकत है, जो जीतने में मददगार होगी। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोलकाता में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अधिवेशन को संबोधित कर कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कोविड-19 संकट को अवसर में बदलना चाहिए। चर्चित अनामिका शुक्ला के नाम से फर्जी शिक्षिका नियुक्ति केस में गुरुवार को बड़ा खुलासा हुआ। फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड मैनपुरी के पुष्पेंद्र सिंह उर्फ राज उर्फ नीटू का बड़ा भाई जसवंत उर्फ विभो भी फर्जी दस्तावेजों से कन्नौज में हेडमास्टर के पद पर तैनात था, जबकि वह BA भी पास नहीं है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसी ने खुलासा किया कि पुष्पेंद्र ने पूरे प्रदेश में करीब 20 फर्जी शिक्षिकाएं कस्तूरबा विद्यालयों में संविदा पर लगवा रखी हैं। यह फर्जीवाड़ा 7 साल से चल रहा है। पुष्पेंद्र की तलाश जारी है। कासगंज के SP
सुशील घुले ने बताया कि BSA ने 6 जून को एक केस दर्ज कराया था, जिसमें अनामिका शुक्ला के नाम से दस्तावेजों पर कस्तूरबा विद्यालय में एक शिक्षिका के नौकरी करने की बात कही। पुलिस ने फर्रुखाबाद निवासी फर्जी शिक्षिका सुप्रिया सिंह को गिरफ्तार किया था। सुप्रिया ने पूछताछ में मैनपुरी के राज उर्फ पुष्पेंद्र का नाम लिया था। इसी के बाद पुलिस धरपकड़ में जुट गई। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश को गुरुवार को मंजूरी दे दी। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में गोहत्या व गोवंश को शारीरिक नुकसान पहुंचाने पर कठोर सजा वाले प्रावधान लागू हो गए हैं। इस अध्यादेश के तहत यूपी में गाय की हत्या पर 10 साल की सजा और 3 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा गोवंश के अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक जुर्माना देना पड़ेगा। यही नहीं, इस अपराध के अभियुक्तों की फोटो पोस्टर सार्वजनिक जगह पर लगाई जा सकती है। योगी कैबिनेट ने साल 1995 के इस पुराने कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी और मंजूरी के लिए राजभवन भेजा था। चूँकि राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं ही रहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 लाया गया है। 6 माह में इसे विधानमंडल से विधेयक के रूप में पास कराना होगा। दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने उन स्थितियों की पहचान की है जिनसे कोरोना मरीजों में खतरा कई गुना बढ़ जाता है, यहाँ तक उनकी जान भी चली जाती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर मधुमेह, बुखार, शरीर में ऑक्सीजन की कम मात्रा और हृदय में चोट पर नज़र रखी जाए तो काफ़ी हद तक मरीजों को बचाया जा सकता है। कोरिया की मेडिकल सेंटर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का यह अध्ययन कोरियन मेडिकल साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। यूनिवर्सिटी में आंतरिक चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर और शोधकर्ताओं में से एक आहन जून होंग ने बताया कि इन निष्कर्षों से मरीजों की सही पहचान करने और उन्हें तुरंत इलाज करने में काफ़ी मदद मिलेगी। डॉक्टरों ने अस्पताल में आए 110 मरीजों पर शोध किया। इनमें से ज़्यादातर बुजुर्ग थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि जिन मरीजों में मधुमेह, बुखार, ऑक्सीजन, शरीर में कम ऑक्सीजन और हृदय में तकलीफ जैसी शिकायत थी, ऐसे 23 मरीजों की हालत लगातार खराब होती गई। तुरंत इलाज मिलने पर ये ठीक हो सकते हैं। अमेरिकी कंपनी एली लिली ने दावा किया है कि उसने कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के खून से 2 तरह की दवा बना ली है। एंटीबॉडी से तैयार इन दवाओं का इंसानों पर परीक्षण चल रहा है और काफ़ी सकारात्मक संकेत मिले हैं। कंपनी ने तीसरी दवा भी बनाई है जिसका जल्दी इंसानी परीक्षण किया जाएगा। शोधकर्ता और मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी डेनियल स्क्रोवंशी ने कहा कि सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर तक दवा आने की उम्मीद है। कनाडा और चीन के वैज्ञानिक इस लंबे समय से शोध कर रहे थे। SYSOV555 और JS016 नाम की यह दवा वायरस के बाहरी नुकीले हिस्से को ब्लॉक कर देती है, जिससे वह शरीर के स्वस्थ कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता और नुकसान भी नहीं होता। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में दावा किया है कि गर्म और शुष्क मौसम में सतह पर कोरोना वायरस के सक्रिय रहने की गुंजाइश कम हो जाती है। इस जानकारी से दुनिया भर के सार्वजनिक स्थानों को संक्रमण मुक्त करने को लेकर बेहतर दिशा निर्देश तैयार करने में मदद मिल सकती है। फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में यह आकलन किया गया कि जब कोविड-19 का रोगी खांसता या छींकता है तो उसके मुँह नाक से निकलने वाली बूंदों में मौजूद कोरोना वायरस कितने समय तक संक्रमण फैलाने की स्थिति में रहता है। कोरोना के चलते अंतरिक्ष में भारत की महत्वाकांक्षी यात्रा गगनयान से पहले इस साल जांच के तौर पर मानव रहित मिशन भेजने की तैयारी की थी। लॉकडाउन के दौरान तैयारियां प्रभावित होने से अब इस उड़ान में कुछ विलंब हो सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने पहले बताया था कि वह गगनयान से पहले आजमाइश के तौर पर 2 मानव रहित विमान भेजेगा। इसमें से एक दिसंबर 2020 में उड़ान भरने वाला है और दूसरा जुलाई 2021 में रवाना होगा। अब इसरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 की वजह से कुछ बाधाएं आई हैं, लेकिन अब भी विलंब की पुष्टि नहीं की जा सकती है। हमारे पास अब भी 6 महीने का समय है। हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम वहां पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसका पता तभी चलेगा जब हम मूल्यांकन करेंगे। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो भी टीम अभी इस परियोजना पर काम कर रही है उसने कुछ ऐसा संकेत नहीं दिया है। इसरो की योजना पहली उड़ान में मानव आकृति वाले व्योममित्र को भेजना है। अंतरिक्ष एजेंसी की योजना 2022 में 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले गगनयान को अंतरिक्ष में भेजने की है।
महाराष्ट्र की लोनार झील के पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है। विशेषज्ञ इसकी वजह लवणता तथा जलाशय में शैवाल की मौजूदगी को मान रहे हैं। लोनार झील मुंबई से 500 किलोमीटर दूर बुलढाणा जिले में है। लोनार झील पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। माना जाता है कि इस झील का निर्माण करीब 50,000 साल पहले धरती से उल्कापिंड के टकराने से हुआ था। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भी इस झील में बहुत दिलचस्पी है। मानसून ने गुरुवार को दक्षिणी छत्तीसगढ़ और ओडिशा में दस्तक दे दी है। इसके साथ वहां कई इलाकों में लगातार बारिश देखी गई है। इसके बाद झारखंड और बिहार में इसके तय समय पर पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विभाग का अनुमान है कि झारखंड बिहार में दस्तक देने के बाद यह सोमवार या मंगलवार तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण मानसून की प्रगति अच्छी है। मानसून ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के ज़्यादातर हिस्सों को कवर कर लिया है। गुरुवार को मानसून मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कर्नाटक, रायलसीमा, कोस्टल आंध्र प्रदेश होते हुए उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में छा गया है। भारत नेपाल के साथ कालापानी और लिपुलेख मामले में मतभेद को अपनी तरफ से तोड़ नहीं देना चाहता। इसलिए नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा के आरोपों पर भारत ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। गुरुवार को नेपाल के आरोपों पर कई सवालों के बावजूद भारतीय विदेश मंत्रालय ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। भारत का ध्यान नेपाल के घटनाक्रम पर है, लेकिन नक्शा विवाद में भारत नेपाल के आखिरी रुख का इंतजार कर रहा है। इस नक्शे के कारण ही दोनों देशों के बीच संबंधों का तनावपूर्ण हो गए हैं। भारत ने कहा है कि चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए मतभेद का जल्द समाधान और सीमा पर शांति बनाए रखना जरूरी है। दोनों देशों के बीच 6 जून की बैठक में सहमति बनी है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी सहमति के आधार पर हल निकाला जाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर जारी तनाव के मसले पर कहा कि इस गतिरोध को सुलझाने और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए भारत और चीन दोनों ही पक्ष सैन्य एवं राजनयिक स्तरों पर बातचीत जारी रखे हुए हैं। बीते 6 जून की बैठक इस बातचीत की प्रक्रिया को बनाए रखने की प्रक्रिया का हिस्सा था। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने सूक्ष्म लघु एवं मझोले उपक्रमों को 3 लाख करोड़ रुपए की आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत 9 जून तक कुल 12,200.65 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। कोरोना की वजह से लागू पूर्णबंदी से MSME क्षेत्र पूरी तरह प्रभावित हुआ है। अमेरिकी रिजर्व के अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अभी अंधेरा रहने के अनुमान के वैश्विक स्तर पर बिकवाली से गुरुवार को यहां भी शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई। BSE सूचकांक 709 अंक टूटा। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 10,000 अंक के स्तर से नीचे बंद हुआ। BSE का 30 शेयरों वाला सूचकांक दिन में 33,480.42 अंक तक नीचे चला गया। अंत में यह 708.68 अंक या 2.07% के नुकसान से 33,538.37 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 214.15 अंक या 2.12% के नुकसान से 10,000 अंक से नीचे 9,902 अंक पर आ गया। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को कहा कि देश की नई शिक्षा नीति में खेल पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे और इन्हें अतिरिक्त गतिविधि नहीं समझा जाएगा। 21वीं शताब्दी में ओलंपिक और ओलंपिक शिक्षा पर राष्ट्रीय वेबिनार के उद्घाटन सत्र के दौरान रिजिजू ने कहा कि भारत की नई शिक्षा नीति में खेल भी शिक्षा का हिस्सा होंगे और ये पाठ्येतर गतिविधि के रूप में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा, मेरा हमेशा से विश्वास रहा है कि शिक्षा एक है, खेल एक है, ये दोनों समान हैं। यदि आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और स्टडी विद आस्था के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।